पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में निजंधरी और कवि समय है जिसे लेकर के आया हूँ और अब इसे मैं शुरू करता हूँ। आगे आप लोग देखिए और पूरा वीडियो देखिए। आप लोगों से यही निवेदन है, पूरा वीडियो देखिए। अब मैं शुरू करता हूँ। इस देश में इतिहास को ठीक आधुनिक अर्थ में कभी नहीं लिया गया। बराबर ही ऐतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक या काल्पनिक कथानायक बनाने की प्रवृत्ति रही है। कुछ में दैवी शक्ति का आरोप करके पौराणिक बना दिया गया है, जैसे राम, बुद्ध, कृष्ण आदि, और कुछ में काल्पनिक रोमांस का आरोप करके निजंधरी कथाओं का आश्रय बना दिया गया है। कर्मफल की अनिवार्यता में, दुर्भाग्य और सौभाग्य की अद्भुत शक्ति में और मनुष्य के अपूर्व शक्ति भंडार होने में दृढ़ विश्वास ने इस देश के ऐतिहासिक तथ्यों को सदा काल्पनिक रंग में रंगा है। यही कारण है कि जब ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी चरित्र लिखा जाने लगा तब भी इतिहास का कार्य नहीं हुआ। अंत तक ये रचनाएं काव्य ही बन सकी, इतिहास नहीं। फिर भी निजंधरी कथाओं में से वे इस अर्थ में भिन्न थीं कि उनमें बाह्य तथ्यात्मक जगत से कुछ न कुछ योग अवश्य रहता था। निजंधरी कथाएं अपने आप में ही परिपूर्ण होती थीं। जिस प्रकार भारतीय कवि काल्पनिक कथाओं में ऐसी घटनाओं को नहीं आने देता जो दुख परख विरोधी हो, निजंधरी कथाओं में अपने आप में ही परिपूर्ण होता था। जिस प्रकार काल्पनिक कथाएं जिस प्रकार भारतीय कवि काल्पनिक कथाओं में ऐसी घटनाओं को नहीं आने देता जो दुख परख विरोधों को उकसावे, उसी प्रकार वह ऐतिहासिक कथाओं में भी करता है। निजंधरी कथाएं पौराणिक संदर्भों में इन आख्यानों को देखा जाए तो पाठक को पुराणों के स्वरूप का सहजता पूर्वक आभास हो जाएगा। उनमें अतिरंजनाओं से भरी घटनाओं का बाहुल्य है जिन पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। मनोवेग ने ऐसे ही कतिपय आख्यानों का उल्लेख किया है और उनका खंडन करने के लिए निजंधरी अथवा उन्हीं से मिलता जुलता कल्पित कथाओं की रचना कर मनोवेग ने शालाओं में विप्रों के सामने प्रस्तुत की है। ऐसी कथाओं में मार्जार कथा, जलशिला और वानर नृत्य कथा, कमंडलू और गज कथा, विशत कुमारी का कथा और कविठ खाद्य कथा प्रमुख कथाएं हैं। मनोवेग ने इन कथाओं की समीक्षा करने के पूर्व 10 मूर्ख कथाएं प्रस्तुत की हैं। आदिकवि वाल्मीकि के शब्दों में, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति है। इस धर्म मूर्ति का पौराणिक व्यक्तित्व सौजन्य और शौर्य वीर के कारण जनमानस का श्रद्धास्पद प्रेरणा स्रोत रहा है। ऐसे अजय व्यक्तित्व को किसी धर्म, समाज अथवा राष्ट्र की कठोर सीमा में बांधना हमारा कदाग्रह होगा। इसलिए रामकथा देश विदेश के कण-कण में मिश्रित हो चुकी है और उसका एक के रूप पाना संभव नहीं है। भारतीय साहित्यकार ने हर नए युग में उसे नया काव्यात्मक परिधान दिया और प्रतीक का एक ऐसा लोकप्रिय माध्यम बनाया जिसे यथेच्छ कल्पनाओं की कुची से युग धर्म के अनुसार चित्रित किया जा सके। आख्यान की बात करें तो आख्यान शब्द आरंभ
से ही आख्यानतः कथा सामान्यतः कथा अथवा कहानी के संदर्भ में प्रयुक्त होता रहा है। तारानाथ कृत वाचस्पत्यम नामक कोश के प्रथम भाग में इसकी व्युत्पत्ति आख्यायते अनेनेति आख्याननम दी है। साहित्य का दर्पण में आख्यान को पुरावृत्त कथन कहा गया है। डॉक्टर एस.के. दे के मतानुसार ऋग्वेद के कथात्मक सूक्त वस्तुतः पौराणिक और निजंतरी आख्यान ही हैं। यास्क ने निरुक्त में शर्मा परिश की कथा को आख्यान कहा है। संस्कृत में आख्यायिका की श्रेणी की एक गद्यबद्ध रचना और भी होती थी जिसे कथा कहते थे। भामा ने काव्यालंकार में सुंदर गद्य में रचित सरस कहानी को आख्यायिका कहा है। यह उच्च वासों में बटी होती थी और इसमें नायक अपने वृत्त और चेष्टा का वर्णन स्वयं करता था। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि आख्यायिका की विशेषता इस बात में पाई जाती है कि वह स्वयं किसी अपने पात्र द्वारा ही कही गई होती है, जिस कारण उसकी बहुत सी बातें आत्मोद्गारपरक बन जाती हैं। डॉक्टर शंभू नाथ सिंह हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास ने आदिकालीन आख्यानक नृत्य गीतों में नृत्य संगीत आख्यान तीनों का विकास माना है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका में पृष्ठ 48 में भी आख्यान को आख्यायिका से पृथक एक लोक विधा माना है। भामाकालीन आख्यायिका के इस लक्षण उसमें नायक अपने वृत्त तथा चेष्टा का वर्णन स्वयं करता था को आख्यान पर घटाने के लिए उन्हें प्रेम कहानी के मूल रूप में आबृत्ति जैसी भावना की क्लिष्ट कल्पना तक करनी पड़ी। डंडी ने काव्यादर्श में कथा और आख्यायिका को एक ही श्रेणी की रचनाएं मानते हुए कहा है कि कहानी नायक कहे या कोई और कहे, अध्याय का विभाजन हो या न हो, अध्यायों का नाम उच्छ्वास रखा जाए या लंब बीच में वक्त्र और पवक्त छंद आए अथवा न आए, कहानी में कोई अंतर नहीं पड़ता। अतः इन ऊपरी भेदों के कारण कथा और आख्यायिका में अंतर करना चाहिए। रुद्रट ने तो तात्कालिक प्रचलित साहित्य के आधार पर यहाँ तक कह दिया था कि केवल संस्कृत में निबद्ध कथाओं के लिए गद्य में लिखने का बंधन है, परंतु अन्य भाषाओं में लिखी जाने वाली रचनाएं पद्य में भी लिखी जा सकती हैं। यहाँ अन्य भाषाओं से प्राकृत और अपभ्रंश की ओर इशारा किया गया है। हिंदी में आख्यान शब्द प्रायः साधारण कथा या वृत्तांत के रूप में ही प्रयुक्त होता है। इसलिए प्रेमाख्यानक काव्यों के अंतर्गत कथा, सत्यवती कथा, चरित, चिताई चरित, वार्ता, मधुमालती वार्ता, दुहा, ढोला मारवा दुहा, चौपाई या चौपई, माधवानल कामकंदला चौपई, रास, विशल देवरास आदि सभी काव्य विधाएं प्राप्त हैं। ये रहा आपका निरंजनी। निरंजनी में आपको क्या देखना है? ऐतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक या काल्पनिक कथा नायक बनाने की प्रवृत्ति रही है, बस यही देखना है। निरंजनी का मतलब है कि
एक ऐसा लेख जिसमें बराबर ऐतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक या काल्पनिक कथानायक बनाने की प्रवृत्ति रही है, जैसे राम, बुद्ध, कृष्ण आदि। अब कवि समय देखते हैं। कवि समय का अर्थ है कवि समाज में प्राचीन काल से ही मान्य परंपराएं तथा परिपाटियाँ। ये आपके यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कवि समय का अर्थ है कवि समाज में प्राचीन काल से ही मान्य परंपराएं तथा परिपाटियाँ। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में कवि समय को परिभाषित करते हुए कहा है कि परंपरा से चली जाती हुई जिन अशास्त्रीय एवं अलौकिक बातों का कवि वर्णन करते हैं उन्हें कवि समय कहते हैं। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में कवि समय को परिभाषित करते हुए कहा है कि परंपरा से चली जाती हुई जिन अशास्त्रीय एवं अलौकिक बातों का कवि वर्णन करते हैं उन्हें कवि समय कहते हैं। पूर्व के कवियों के वर्णन उसी रूप में आज उपलब्ध न होने पर भी जब कोई कवि वैसा ही वर्णन करता है तो ऐसा करना कवि समय हुआ। कवि समय के उपयोग को दोष नहीं माना जाता। इसके उपयोग को लेकर राजशेखर सचेत करते हुए कहते हैं कि कुछ कवि समय में तो पूर्व परंपरा से प्रतिष्ठित हैं, परंतु कुछ को धूर्तों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चला दिया है। कवि समय के 3 भाग हैं। ये कौन कौन से 3 भाग हैं? स्वर्ग, पाताली और भौम। स्वर्ग में स्वर्गलोक देवताओं आदि से संबंधित बातें आती हैं, और दूसरा है पाताली, तो पाताली में पाताल लोक के से संबंधित बातें आती हैं, और तीसरा है भौम में, तो भौम पृथ्वी लोक से संबंधित बातें आती हैं। भौम कवि समय के 4 भेद हैं: जाति रूप, द्रव्य रूप, क्रिया रूप तथा गुण रूप। भौम जो तीसरा आपको बताए हैं भौम, तो भौम में कवि समय के 4 भेद किए गए हैं: जाति रूप, द्रव्य रूप, क्रिया रूप तथा गुण रूप। इनके भी 3-3 भेद किए गए हैं: असत, सत और नियम। ये सब मिलाकर भौम कवि समय के 12 रूप हुए। कवि समय से तात्पर्य कवि समुदाय में प्रचलित मान्यताएं जो प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रयोजन विशेष के लिए काव्य में प्रयुक्त होती आई हैं। वामन ने काव्यालंकार सूत्र में सबसे पहले काव्य समय शब्द का प्रयोग व्याकरण, छंद एवं लिंग के संबंध में प्रतिष्ठित कवि परिपाटी का बोध कराने के लिए किया। यहाँ ध्यान दीजिए, वामन को जो काव्य समय का सबसे पहले प्रयोग किया था व्याकरण, छंद और लिंग के संबंध में प्रतिष्ठित परिपाटी का बोध कराने के लिए, किंतु यह शब्द अधिक प्रचलित न हो सका। राजशेखर काव्य मीमांसा में कवि समय की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत किया है: अशास्त्रीयमलौकिकं च परंपरायां यमर्थमुपनिबंधति कवयः स कवि समयः। अर्थात अशास्त्रीय शास्त्र से बहिर्भूत, अलौकिक लोक व्यवहार से बहिर्भूत, केवल परंपरा प्रचलित जिस अर्थ का कविजन उल्लेख करते हैं वह कवि समय है। हेमचंद्र काव्यानुशासन में अमरचंद काव्यकल्प लतावृत्ति और केशव मिश्र अलंकार शेखर
में कवि समय का वर्णन किया है। हिंदी के आचार्यों जैसे केशवदास, कविप्रिया और जगन्नाथ प्रसाद भानु, काव्य प्रभाकर इत्यादि में कवि समय पर जो विवेचन किए हैं वे प्रायः आज सभी राज के शेखर के आधार पर हैं। अब हम डॉक्टर या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका में के अनुसार कवि समय शब्द का अर्थ दिया है, जिसका इन्होंने वर्णन किया है। कवि समय शब्द का अर्थ है कवियों का आचार्य संप्रदाय। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग देखें। कवि समय का शब्द का अर्थ है कवियों का आचार या संप्रदाय। इस प्रकार निचंधरी कथा और कवि समय को मैं बताया हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।